Welcome back after the break. So now we are going to understand definitions under section 2 of CGST Act 2017. थोड़ा आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन डेफिनेशन अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी है क्योंकि इससे आपका जो बेस है जीएसटी के अंदर वो मजबूत होगा। तो अब हम लोग डेफिनेशन समझेंगे अंडर सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। आप लोगों को ये डेफिनेशंस अच्छी तरह से समझनी है, रट्टा नहीं मारना है। जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होगी उसी को आपको याद करना है, बाकी डेफिनेशंस आपको समझनी है। ठीक है, अगर आप कोशिश करके याद कर भी लोगे तो एग्जाम के पहले आप भूल जाओगे। तो इसलिए जो नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट का, सर क्या हम लोग को ये मेमोराइज करनी है, द आंसर इज नो। जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है वो आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, जैसे गुड्स, सर्विसेज, बिजनेस, कंसिडरेशन। तो ये डेफिनेशंस आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, बाकी डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह से समझनी है। ठीक है, अब डेफिनेशंस का क्या यूज होता है? सबसे पहले अगर आपका डेफिनेशन, जो भी हम लोग डेफिनेशन देखने वाले हैं, उसमें कंप्लीटली क्लियरिटी है तो आपकी जो बेस होता है, जो नींव होती है बिल्डिंग के नीचे, वो मजबूत होती है। ओके, उसके बाद जो जीएसटी के प्रोविजन है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। और जब जब हम लोग जो प्रोविजंस देखेंगे उस समय में इन डेफिनेशंस के साथ इंटरलिंक करूंगा। तो मैंने इसलिए बुक में क्या किया, डेफिनेशंस पहले चैप्टर में रखी है, जिससे कि बाद में केवल आप प्रोविजन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सको। नहीं तो हर बार मैं एक प्रोविजन लूंगा, देन आई एम गोइंग टू जंप बैक टू द डेफिनेशन, देन you may not be able to focus on provision, and remember provisions are very important। तो प्रोविजन के समय में जस्ट इंटरलिंक करूंगा इन डेफिनेशंस को, बाकी वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन प्रोविजंस। ओके, तो इस चैप्टर के अंदर अब हम लोग डेफिनेशन देखेंगे अंडर सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017। अब ये जो है ब्रैकेट के अंदर, दीज आर क्लोज ऑफ सेक्शन 2। तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे? क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, क्लोज 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग देखते हो कि इतनी सारी डेफिनेशंस है, मैं बोर हो रहा हूं, तो एक काम करिएगा आप, जो डेफिनेशंस ये हम लोग जो देख रहे हैं, rather than seeing continuously for 2 hours, you in a day you only see for 1 hour। तो जो हम लोग का नॉर्मल शेड्यूल होता है, मैं आपको बोलता हूँ कि वीडियो लेक्चर्स आपको 2 घंटे या 2.5 घंटे देखना है। जब तक डेफिनेशन जो मान लीजिए 3.5 या 4 घंटे में हम लोग जो कंप्लीट करेंगे, मेरा अंदाजा है ये, तो आप क्या कर सकते हो, रादर देन कंप्लीटिंग इन 2 days यू टेक 4 days। यू हैव मोर देन सफिशिएंट टाइम, तो डोंट वरी अबाउट दिस। आईडीटी इज एनी वे स्मॉल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लोज 1, एक्शनेबल क्लेम। Okay, so clause 1 of section 2 of CGST Act 2017, actionable claim. Actionable claim shall have the same meaning as assigned to it in section 3 of the Transfer of Property Act 1882। तो बेसिकली जीएसटी के अंदर एक्शनेबल क्लेम की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, ये रेफर कर रहा है सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो कोई डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है, आपको सेक्शन 3 ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 देखना है टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम। तो आपको जाके देखना पड़ेगा क्या? नहीं, मैं आपको समझा देता हूं कि एक्शनेबल क्लेम क्या है। एक्शनेबल क्लेम, आपने मेरे को पैसा उधार दिया, आपने 1 लाख रुपए मेरे को उधार दी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में मैंने आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दी। तो मान लीजिए मैंने आपको लोन का पेमेंट नहीं किया, आपने 1 लाख रुपए उधार दिया, मैंने उसका रीपेमेंट नहीं किया, तो आप क्या करोगे? यू कैन प्रोसीड टू द कोर्ट टू रिकवर दिस मनी फ्रॉम मी, करेक्ट? तो ये एक्शनेबल क्लेम है, क्योंकि आपका क्लेम बनता है मेरे ऊपर, आपने मेरे को पैसा उधार दिया, अब उसकी रिकवरी के लिए यू आर गोइंग टू टेक एक्शन,
इन द कोर्ट, दिस इज एक्शनेबल क्लेम। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं। मान लीजिए आपने मेरे को 1 लाख रुपए उधार दिया और मैंने आपको 2 लाख रुपए की एक प्रॉपर्टी दे दी, लैंड दे दी, तो ये सिक्योर्ड क्लेम हो गया। करेक्ट? सिक्योर्ड हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। आपके पास सिक्योरिटी के रूप में 2 लाख रुपए की लैंड है, तो ये एक्शनेबल क्लेम है क्या? नहीं, क्योंकि अगर मैं पैसा नहीं चुकाऊंगा तो आप क्या करोगे? आप लैंड को बेच के पैसा वसूल कर लोगे। आपकी इच्छा तो आप कोर्ट के जाओगे, कोर्ट जाना आपका अधिकार है, लेकिन आप उस लैंड को बेच के भी पैसा वसूल कर सकते हो, तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ठीक है, तो ये एक्शनेबल क्लेम नहीं है। जो आपने मेरे को उधारी दी, अगर वो अनसिक्योर्ड है तो वो एक्शनेबल क्लेम है, लेकिन अगर आपने मेरे को जो लोन दिया वो सिक्योर्ड है तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। एक्शनेबल क्लेम के अंदर जैसे लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग भी शामिल होती है, एरियर्स ऑफ रेंट भी शामिल होता है, क्योंकि अगर रेंट टेनेंट ने नहीं चुकाया तो मकान मालिक क्या करेगा? वसूली के लिए कुछ तो करेगा, उसके बाद कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। तो एरियर्स ऑफ रेंट, लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ऑल दीज आर एक्शनेबल क्लेम। आपको एक कीवर्ड याद रखना है कि अगर वो सिक्योर्ड है तो वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। ठीक है, चलिए। क्लोज 2, एड्रेस ऑफ डिलीवरी। एड्रेस ऑफ डिलीवरी मीन्स द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ indicated on the tax invoice issued by a registered person for delivery of such goods or services or both। हमने सेशन 1 में समझा था कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाया था कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो हम लोग को प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी पड़ेगी। करेक्ट? प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी पड़ेगी। और मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अपन को क्या देखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू ड्राफ्ट लॉ, ओके, पर्टेनिंग टू दिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया आईजीएसटी एक्ट, जो हम लोग देखने वाले चैप्टर 5 इज कंप्लीटली अबाउट द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। सो एड्रेस ऑफ डिलीवरी, तो एड्रेस ऑफ डिलीवरी कहां? जो सेलर है, अभी तक मैंने आपको क्या बोला, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सेलर, लेकिन चैप्टर 2 के बाद आप चैप्टर 2 समझ लोगे जब ये सेलर सप्लायर हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी के अंदर जो टैक्सेबल इवेंट है वो सप्लाई है। अभी तक मैं आपको नॉर्मल तरीके से समझाने के लिए, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट सेलर या परचेजर ये नॉर्मल टर्म है तो वो इजीली समझते हैं। तो सेलर या सप्लायर अपने इनवॉइस के ऊपर एक एड्रेस लिखेगा जहां उसको डिलीवरी देनी है। ठीक है, तो वो एड्रेस ऑफ डिलीवरी है। वो क्या है? एड्रेस ऑफ डिलीवरी। वो किसका एड्रेस लिखेगा? जो रेसिपिएंट है गुड्स का या सर्विसेज का या दोनों का। तो वो जो इनवॉइस के ऊपर एड्रेस इंडिकेट करने वाला डिलीवरी के लिए, वो एड्रेस ऑफ डिलीवरी, इसका क्या यूज है? टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई इन जीएसटी लॉ, जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं पीओएस। तो प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए एड्रेस ऑफ डिलीवरी डिफाइन किया गया है। यहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों हम लोग को जाननी है? रिमेंबर, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि भाई ये जो टैक्स है जो इस ट्रांजेक्शन पे पेबल है वो किस स्टेट को जाएगा। ओके, वैसे क्लोज 3 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड मीन्स द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट इज अवेलेबल इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। तो ये तो डिलीवरी के लिए था। एड्रेस ऑफ डिलीवरी मीन्स जो टैक्स इनवॉइस में इंडिकेट किया गया वो क्या है? एड्रेस ऑफ डिलीवरी। एड्रेस ऑन रिकॉर्ड, जो सप्लायर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में या कोई दूसरे रिकॉर्ड के अंदर जो रखता है, हो सकता है वो कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करता हो
या फिर वो मैनुअल सिस्टम यूज करता हूँ, मैनुअल एक्चुअल सिस्टम नहीं, मतलब मैनुअल बुक कीपिंग करता है। तो मान लीजिए वो डायरी के अंदर लिखता है कि ये मेरा इसका बंदे का एड्रेस है रेसिपिएंट का, तो वो क्या है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड। अब इसका क्या यूज है जीएसटी लॉ में, अगेन टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, कब हम लोग एड्रेस ऑफ डिलीवरी यूज करेंगे, कब हम लोग एड्रेस ऑन रिकॉर्ड यूज करेंगे, ये अभी नहीं समझना, हम लोग चैप्टर 5 के अंदर समझेंगे। क्लोज 4 of section 2 of CGST Act 2017, adjudicating authority. Adjudicating authority means any authority appointed or authorized to pass any order or decision under this act, but does not include, remember, but does not include the Central Board of Indirect Taxes and Customs, the Revisional Authority, the Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority for Advance Ruling, the Appellate Authority, the Appellate Tribunal, and the authority referred to in subsection 2 of section 171. Adjudicating authority means जिसका अपॉइंटमेंट या जिसको ऑथोराइज किया गया है किसके लिए, टू पास एनी ऑर्डर और डिसीजन अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, सीजीएसटी। सो अंडर सीजीएसटी एक्ट जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है जिससे कि वो ऑर्डर या डिसीजन पास कर सके, या जिसको ऑथोराइज किया गया है ऑर्डर या डिसीजन पास करने के लिए, उसको हम लोग एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहेंगे। जैसे इनकम टैक्स में आपने सुना होगा ना, असेसिंग ऑफिसर वो क्या करता है, असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, करेक्ट, असेसमेंट करके क्या करता है, असेसमेंट ऑर्डर पास करता है, तो वो क्या होगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वैसे ही सीजीएसटी के अंदर भी, जीएसटी लॉ के अंदर ऐसे अथॉरिटी को अपॉइंट किया जाता है या उनको ऑथोराइज किया जाता है जिससे कि वो ऑर्डर या डिसीजन दे सके। जैसे कि कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, सुपरवाइजर। ओके, तो ये लोग असेसमेंट भी करते हैं, ऑर्डर भी देते हैं। तो किसी भी तरह का या ऑर्डर या डिसीजन जिनको देने का अधिकार है वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में कौन शामिल नहीं है, याद रखना है, कौन शामिल नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड सीबीआईसी, सीबीआईसी शामिल नहीं है। रिविजनल अथॉरिटी, तो जीएसटी लॉ के अंदर एक रिवीजन अथॉरिटी का भी प्रोविजन है, तो रिवीजन अथॉरिटी इज नॉट ए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। ये भी ऑर्डर पास करते हैं लेकिन वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। क्लियर, जो भी ऑर्डर देता जरूरी नहीं है कि वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। तो इसलिए इन्होंने एक्सक्लूजन डाला है कि भाई सीबीआईसी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है, रिविजनल अथॉरिटी नहीं है, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। इसके अलावा मान लीजिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया एंड द टैक्स पेयर इज अनहैप्पी विद दैट ऑर्डर, देन ऑब्वियसली ही कैन गो फॉर अपील। तो जो फर्स्ट लेवल अपील है जो जीएसटी लॉ में है, ये सब आप डिटेल में पढ़ने वाले हो बाद में, ये कल अभी मैं समझाने के लिए, डेफिनेशन समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अपीलेट अथॉरिटी, उसका नेक्स्ट लेवल अपीलेट ट्रिब्यूनल, तो ये भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। इसके अलावा अथॉरिटी रेफर टू इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 171 विच इज एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, आप लिख सकते हो ये बुक के अंदर। तो ये लोग सीबीआईसी, रिविजनल अथॉरिटी, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, अपीलेट अथॉरिटी, अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी नहीं है। इनके अलावा जो भी अथॉरिटी है, जो भी अथॉरिटी इनके अलावा जो ऑर्डर या डिसीजन पास कर सकती है वो क्या है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। क्लोज 5 of section 2 of CGST Act 2017, important definition, agent. Agent means a person including a factor, broker, commission agent, आड़तिया, dealer agent, an auctioneer or any other mercantile agent by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on behalf of another. एजेंट
नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग एजेंट किसको बोलते हैं? एजेंट नॉर्मली जो किसी के बिहाफ पे काम करता हो, यानी ओनरशिप उसके पास नहीं है, किसी के बिहाफ पे वो काम करता है, तो मीडिएटर, नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं उसको? मीडिएटर भी बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। तो एक मीडिएटर है जो दो जनों को मिलाता है और अपना कमीशन लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एजेंट। तो ये तो नॉर्मल पब्लिक की लैंग्वेज में है, लेकिन हम लोग को तो टैक्स लॉ का एक्सपर्ट बनना है। तो जब किसी टैक्स लॉ के अंदर किसी टर्म को डिफाइन किया जाता है, तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि उसके अंदर सब कुछ शामिल हो जाए, अच्छी तरह से वो डिफाइन हो, जिससे कि कुछ रह नहीं जाए। तो जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग वर्ड यूज करते हो सकता है वो करेक्ट नहीं हो। तो यहाँ एजेंट का मतलब क्या है? मीन्स ए पर्सन। अब ये आप यहां से यहां तक भूल जाइए, आप ये यहां से यहां तक भूल जाइए कि हम लोग क्या देख रहे हैं। ये जो फैक्टर है, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, आरटीआर, डेलीगेटेड एजेंट एंड ऑक्शनर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट, for the time being let ignore this. So we are just going to read. Agent means a person who carries on the business of supply or receipt of goods or services both on behalf of another. तो जो सप्लाई या सप्लाई भी कर सकता है या वो रिसीव भी कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। मैं एक एजेंट अपॉइंट करता हूं दिल्ली के अंदर, ठीक है, कि मेरा ये माल है तो दिल्ली के अंदर ग्राहक पकड़ और बेच दे। ठीक है, तो एक बंदे को मैंने अपॉइंट किया तो इसको अपन एजेंसी एजेंट बोल सकते हैं, करेक्ट। तो मैं ओनरशिप उसको ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, मैं क्या बोलता हूं कि भैया ये मेरे पास माल है, ठीक है, तेरे को दिल्ली के अंदर ग्राहक पकड़ना है और बेचना है, तो वो मेरा एजेंट है। मैं क्या कहलाऊंगा? प्रिंसिपल। और वो क्या होगा? एजेंट। मैं उसको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर रहा। इसी तरह ये तो हो गया कि वो मेरे भी आप पे सेल कर रहा है। अब क्या है कि मैं कपड़े बनाता हूं, मान लो अच्छी क्वालिटी के, तो मेरे को जो धागे वागे होते हैं कपड़े बनाने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है। तो वो रॉ मटेरियल सोर्सिंग करने के लिए, अब मैं पुणे में रहता हूं, ठीक है, यहां अवेलेबल नहीं है रॉ मटेरियल, लेकिन मेरे को मालूम है तमिलनाडु के इरोड में अवेलेबल है, या राजस्थान के भीलवाड़ा में अच्छा कपड़ा और ये सब मिलता है, जो भी है धागे ये सब। तो मैं क्या करता हूँ कि वहाँ का एजेंट ढूंढता हूँ, या तो मैं खुद जाऊँ उधर पता करूँ, जो भी सप्लायर है जो भी सेलर उनका पता करूँ, रेट पता करूँ, सब कुछ पता करूँ, क्वालिटी देखूँ, उसके बाद में बाय करूँ। तो हो सकता है ये मेरे लिए एक्सपेंसिव प्रपोजिशन है, क्योंकि मेरे को जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, सबके साथ डील करना पड़ेगा। या मैं एक उधर एजेंट है उसको अपॉइंट करता हूँ कि भैया मेरे को इतना माल खरीदना है, रेट बता, क्वालिटी बता, तो वो मेरे भी आप पे देखता है, फिर मेरे को बताता है कि ये है, उसके बाद मैं डिसीजन लेता हूँ कि हाँ ठीक है ये खरीद ले। तो बेसिकली एजेंट डिसीजन नहीं ले रहा है, लेकिन वो मेरे बिहाफ पे वो काम कर रहा है। डिसीजन हमेशा प्रिंसिपल लेगा, करेक्ट। तो या तो मैं उससे सेल कराऊं या परचेज कराऊं, दोनों ही मामलों में डेफिनेशन क्या बोलती है? एजेंट मीन्स ए पर्सन who carries on the business of supply or receipt of goods or services both on behalf of another. another person कौन है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कौन है अपने एग्जांपल में? मैं। ठीक है, जो दूसरे के बिहाफ पे सप्लाई या रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ करता है वो एजेंट कहलाता है। तो ये तो अपन की सिंपल डेफिनेशन हो गई। अब रियल लाइफ के अंदर एजेंट को काफी नाम से पुकारा जाता है, जैसे कि ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या होता है? जैसे हम लोग है ना रियल एस्टेट में, मान लीजिए आपको फ्लैट खरीदना है या कोई जगह किराए पे लेनी है, ऑफिस है सब, तो ब्रोकर होते हैं, करेक्ट, रियल एस्टेट ब्रोकर। तो वो क्या करते हैं भैया, ये ओनर है, ये टेनेंट है जिसको किराए पे लेना है, तो दोनों को मिला देते हैं और कमीशन लेते हैं। और वो क्या करते हैं? कमीशन ले सकते हैं।
कमीशन दोनों से भी ले सकते हैं, एक से भी ले सकते हैं, जो भी उनकी डील है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोकर। ठीक है। तो जो दो बंदों को नॉर्मली फैसिलिटेट करवाता है ट्रांजेक्शन को दो जनों के बीच में, उसको अपन ब्रोकर बोलते हैं। कमीशन एजेंट, कमीशन एजेंट भी क्या होता है? वो भी फैसिलिटेट करवाता है। अब ब्रोकर के मामले में क्या होता है, जैसे रियल एस्टेट वर्ल्ड के अंदर ये जो रियल एस्टेट की होता है उसके अंदर हम लोग ब्रोकर यूज करते हैं। बाकी जो कमीशन एजेंट क्या होता है कि भैया जो दो नॉर्मली मान लीजिए कमोडिटी के अंदर जो ज़्यादा डील करते हैं, उसको दोनों का काम सेम ही है, लेकिन जो कमोडिटी के अंदर डील करते हैं उसको नॉर्मली जो लेमैन लैंग्वेज में कमीशन एजेंट बोला जाता है। आड़तिया, अब आड़तिया क्या होता है? एक मीडिएटर होता है जिसके पास अच्छी खासी जगह होती है, वेयर हाउस या शॉप। तो उसके बाद अच्छी खासी जगह होती है जिसमें वो स्टोरेज भी कर सकता है। जैसे कृषि मंडी होती है ना, जो बड़े बड़े शहरों के अंदर कृषि मंडी होती है, जैसे बॉम्बे पुणे के अंदर इसको एपीएमसी मार्केट भी बोलते हैं, अलग अलग जगह राजस्थान में कृषि मंडी बोलते हैं, इंदौर में भी शायद कृषि मंडी बोलते हैं। तो वहाँ लोग आते हैं, अपना सामान रखते हैं, तो वहाँ जो शॉप वाले होते हैं वो उसको फिर सेल करते हैं। ठीक है। तो आड़तिया, आड़तिया वो उसके अगेंस्ट में जो कमीशन लेते हैं उसको आड़तिया भी बोला जाता है। तो आड़तिया कमीशन ऐसा कुछ बोला जाता है। तो वो आड़तिया, तो वो स्टोरेज भी करते हैं घुस का। ठीक है। उनके पास अच्छी खासी कैपेसिटी होती है। अब जो हमने ब्रोकर की बात की वो स्टोरेज नहीं करता, कमीशन एजेंट भी नहीं करता, लेकिन ये आड़तिया स्टोरेज भी करता है। उसके बाद डेल ट्रेडर एजेंट। डेल ट्रेडर एजेंट नॉर्मली क्या होता है कि कई बार सेलर सेल करना चाहता है, अब जो बायर होता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में उसको थोड़ा डाउट रहता है, या वो उसको जानता नहीं, तो इसलिए सोचता है कि यार भैया अगर ये पैसा पे नहीं करेगा तो मैं सेल तो कर दूं, पैसा पे नहीं करेगा तो मेरे को लॉस हो जाएगा। सो डेडिकेटेड एजेंट वो होते हैं जो बायर की गारंटी देते हैं कि भैया सेलर तू इसको सेल कर दे, तेरे को पैसा मिलेगा, और अगर ये पे नहीं करता तो मैं पे करूंगा। तो मैं अगर डेडिकेटेड एजेंट हूं तो मैं बोलता हूं कि तू इसको सेल कर दे, आई एम गिविंग गारंटी ऑफ दिस बायर, इफ ही इज अनेबल टू पे आई एम गोइंग टू पे यू। ठीक है। इसलिए जो डेडिकेटेड एजेंट होता है वो ज्यादा कमीशन भी लेता है, वो ज्यादा कमीशन लेगा क्योंकि वो गारंटी दे रहा है, तो वो रिस्क ले रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू गेट मोर कमीशन। देन ऑक्शनर। ऑक्शनर बेसिकली जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए ऑक्शन करनी है, किसी की जब्त कर ली है कोई प्रॉपर्टी, तो ऑक्शनर होते हैं जो बोलते हैं ना 1 2 3 बोली लगाओ, करेक्ट। तो जो नीलामी प्रक्रिया होती है, तो ऑक्शनर को कुछ कमीशन मिलता है, उसके बदले में वो मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है या गुड्स है उसको वो नीलाम करता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑक्शनर। एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट बेसिकली जिसके पास अथॉरिटी होती है कि वो सेल कर सके, मतलब प्रिंसिपल उसको बोलता है कि भैया तू ग्राहक ढूंढ और सेल करते, तो उसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में मर्केंटाइल एजेंट बोलते हैं। तो ये एजेंट की डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है। एजेंट हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, चाहे उसको आप किसी भी नाम से पुकारो, डेफिनेशन क्या बोल रहे, चाहे आप उसको ब्रोकर बोलो, कमीशन एजेंट बोलो, प्रेक्टर बोलो, आड़तिया बोलो, डेलिकेटर एजेंट, ऑक्शनर, या कोई मर्केंटाइल एजेंट बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो ये काम करता है कि वो किसी और के बिहाफ पे सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ करता है, तो वो एजेंट है। तो आप किसी भी नाम से पुकारो, मतलब आप नाम चेंज करके ये नहीं बोल सकते अरे ये एजेंट नहीं है क्योंकि एजेंट वर्ड यूज नहीं हुआ। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको अपन अगले चैप्टर में इंटरलिंक करेंगे, तब आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा कि एजेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है जीएसटी के अंदर। क्लोज 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एग्रीगेट टर्नओवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अंडर सीजीएसटी एक्ट 2017, और ये आपको मेमोराइज करनी है समझने के अलावा। समझना तो हो ही है आपको, ऑब्वियसली यू नीड टू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली, बट यू आल्सो नीड टू मेमोराइज दिस।
definition because it is very very important definition. क्यों important है? Because on the basis of aggregate turnover only you are going to decide whether person need to take registration under GST law or not. एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि किसी पर्सन को रजिस्ट्रेशन जीएसटी लॉ के अंदर लेना है कि नहीं लेना है. दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. पहले मैं पढ़ता हूं, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू एग्रीगेट टर्नओवर. ओके, एज आई सेड अर्लियर, you need to understand this definition, then you also need to memorize this definition. Aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supply on which tax is payable by a person on reverse charge basis. Exempt supplies, export of goods or services or both, and interstate supplies of person having the same permanent account number to be computed on all India basis but excludes central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess. तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन समझने के साथ में हमको तीन दूसरी डेफिनेशंस भी समझनी पड़ेगी. टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज, ठीक है. इसके अलावा क्या देखना पड़ेगा? एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में क्या क्या दिया हुआ है वो डेफिनेशन भी हमको देखनी पड़ेगी. तो सबसे पहले टैक्सेबल सप्लाईज. तो टैक्सेबल सप्लाईज क्या है पहले ये देखते हैं. पेज नंबर 19. Taxable supply means a supply of goods or services or both which is leviable to tax under this act. हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? CGST एक्ट सेक्शन 2 किसका देख रहे हैं? CGST एक्ट का. तो अकॉर्डिंग टू क्लोज 108 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, taxable supply means a supply of goods or services or both which is leviable to tax under this act. मतलब अंडर CGST एक्ट जहां जिस सप्लाई के ऊपर आपको टैक्स लगाना है, जो सप्लाई गुड्स या सर्विसेज या दोनों की है, उसके ऊपर आपको टैक्स लेवी करना है, उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्सेबल सप्लाई. ओके, अब कौन सी डेफिनेशन देखनी है हमको? एग्जम्प्ट सप्लाई की. ठीक है, एग्जम्प्ट सप्लाई पेज नंबर 14, क्लोज 47 ऑफ सेक्शन 2 of CGST Act 2017. Exempt supply means a supply of any goods or services or both which attract nil rate of tax or which may be wholly exempt from tax under section 11 or under section 6 of the Integrated Goods and Services Tax Act and includes non-taxable supply. तो exempt supply क्या है? nil rate of tax. ओके, जहां मतलब टैरिफ शेड्यूल के अंदर 0% दिया हुआ है वो. ओके, nil rate of tax और विच में बी होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जिसको गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया है अंडर सेक्शन 11, मतलब CGST एक्ट के अंदर. आगे रेफरेंस नहीं दिया हुआ तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? CGST एक्ट. तो अंडर सेक्शन 11 मींस CGST एक्ट का अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 6 ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? IGST एक्ट. तो या तो इसके अंदर एग्जम्प्ट किया गया है CGST एक्ट के अंदर, या IGST एक्ट के अंदर एग्जम्प्ट कर दिया है, लेकिन रिमेंबर होली एग्जम्प्ट है, तभी वो एग्जम्प्ट सप्लाई होगा. जो अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, होली एग्जम्प्ट एंड इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई. नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है? याद कर लीजिए. ठीक है, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. मैं क्यों बोल रहा हूं कि नॉन टैक्सेबल सप्लाई ये है? चलिए नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन के ऊपर भी जाते हैं. पेज नंबर 17, क्लोज 78 of section 2 of CGST Act 2017. Non-taxable supply means a supply of goods or services or both which is not leviable to tax under this act or under the IGST Act, which is not leviable to tax. Remember, it is not exempt.
इट इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, मतलब ये जीएसटी के परव्यू से बाहर है। इट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी। हमने क्या डिस्कस किया था सेशन 1 के अंदर और सेशन 2 के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जब हमने समझा था। रिमेंबर 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, करेक्ट? Alcohol liquor for human consumption is permanently outside the purview of GST. But remember, 5 petroleum product for the time being is outside the purview of GST. GST काउंसिल जब भी रिकमेंडेड करेगा तब ये GST के परव्यू में आ जाएगा। बट राइट नाउ इट इज नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, सो नॉन टैक्सेबल सप्लाई मीन्स 5 petroleum products plus alcoholic liquor for human consumption. Why? Because these are not leviable to tax under CGST Act as well as under IGST Act. But you need to keep in mind that exempt supply includes non taxable supply. यानी कि ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई को हम लोग ने exempt सप्लाई माना है अकॉर्डिंग टू क्लोज 47 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017। तो मैंने आपको बोला था हम लोग को 3 डेफिनेशन के साथ इंटरलिंक करनी पड़ेगी। पहला कौन सा था? टैक्सेबल सप्लाई। ये हमने समझ लिया कि टैक्सेबल सप्लाई क्या है, जिसके ऊपर टैक्स लगता है। एग्जम्प्ट सप्लाई, एग्जम्प्ट सप्लाई क्या है? नील रेट ऑफ टैक्स, होली एग्जम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई की डेफिनेशन क्या है? विच इज नॉट लेविएबल टू टैक्स, जस्ट अपोजिट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, विच इज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो हमने अब तीनों डेफिनेशन समझ ली। चलिए अब वापस एग्रीगेट टर्नओवर पे जाते हैं। एग्रीगेट टर्नओवर मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाई। एग्रीगेट टर्नओवर, ओके, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज हमको शामिल करनी है इसको। आगे क्या बोलता है? एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। इसको मैं एक बार साइड में रखता हूं। एग्जम्प्ट सप्लाईज, एग्जम्प्ट सप्लाईज। अब हमने एग्जम्प्ट सप्लाईज की डेफिनेशन देखी थी। एग्जम्प्ट सप्लाईज के अंदर हम लोग क्या क्या शामिल करते हैं? याद करिए, एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन में क्या है? नील रेट ऑफ टैक्स, नील रेट ऑफ टैक्स, wholly exempt from tax, wholly exempt from tax, and finally नॉन टैक्सेबल सप्लाई। नॉन टैक्सेबल सप्लाई जो मैंने आपको क्या बोला था? क्या बोला था? 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्लस अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, एग्जम्प्ट सप्लाई ये हो गया। इसके बाद क्या है? एग्जम्प्ट सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, एक्सपोर्ट or and interstate supplies of person having the same permanent account number. Interstate supply of, again I am repeating, interstate supplies of person having the same permanent account number. ये क्या है? सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, इंटरस्टेट सप्लाई, ये एग्रीगेट टर्नओवर होगा क्या? So remember in GST, single PAN number means, let's say I am just putting the PAN number.
ये सिंगल पैन नंबर है, मान लीजिए किसी कंपनी का है, उसकी वेरियस स्टेट में ब्रांचेज है, वेयर हाउस है, फैक्ट्रीज है। राजस्थान में है, एमपी के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, अब इस कंपनी की ब्रांचेज मान लो, आप फैक्ट्री मान लो, लेकिन उसकी तीन जगह, तीन स्टेट के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर मान लीजिए हेड ऑफिस है, एमपी के अंदर फैक्ट्री और राजस्थान के अंदर ब्रांच है। ठीक है, परमानेंट अकाउंट नंबर सेम होगा क्योंकि कंपनी एक है। जीएसटी के अंदर एक फिक्शन क्रिएट किया गया है, ध्यान से सुनिएगा। हम जीएसटी के अंदर एक फिक्शन क्रिएट किया गया है, उसके हिसाब से ये कंपनी एक होते हुए भी जो इसकी ब्रांचेज है या फैक्ट्री है या प्लेस ऑफ बिजनेस जो अलग अलग स्टेट में है, उसको अलग एंटिटी माना गया है अंडर जीएसटी लॉ। इनकम टैक्स लॉ के हिसाब से, कंपनी लॉ के हिसाब से ये एक ही कंपनी है, लेकिन कंपनी हो या इंडिविजुअल हो, मतलब ऐसा नहीं मैं कंपनी के बारे में बोल रहा हूं, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो या कंपनी हो। ओके, जीएसटी लॉ के अंदर उसको स्टेट वाइज अलग पर्सन माना गया है, इसलिए मैंने ये वर्ड यूज किया था कि जीएसटी के अंदर एक फिक्शन क्रिएट किया गया है कि सेम कंपनी है लेकिन स्टेट वाइज उसको अलग एंटिटी माना गया है। चल आई रिपीट अगेन, क्योंकि आप लोग जीएसटी पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए मैं वापस रिपीट करता हूं। जीएसटी के अंदर एक कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या इंडिविजुअल को स्टेट वाइज, क्योंकि ये एक ही बंदा है इसलिए एक ही पैन नंबर है, एक ही कंपनी है, ठीक है, या एक ही इंडिविजुअल है, लेकिन स्टेट वाइज अगर उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस है अलग अलग, चाहे वो फैक्ट्री हो, ब्रांच हो, कुछ भी हो, दुकान हो, एक दुकान राजस्थान के अंदर, एक दुकान महाराष्ट्र के अंदर, तो इसको अलग अलग एंटिटी माना गया। मतलब लीगली तो वो एक ही एंटिटी है, लेकिन जीएसटी के पर्सपेक्टिव से वो अलग अलग एंटिटी है, क्योंकि उनको स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जो आप लोग बाद में समझोगे। तो ये एंटिटी, ठीक है, जो अलग अलग माना है, स्टेट वाइज अलग अलग माना है, अगेन रिमेंबर स्टेट वाइज। तो महाराष्ट्र से मान लीजिए कोई स्टॉक ट्रांसफर होता है एमपी को, या एमपी से राजस्थान को होता है, तो ये इंटर स्टेट हो गया। मैंने आपको समझाया था इंटर स्टेट का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या एक स्टेट से दूसरे यूनियन टेरिटरी, या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे स्टेट। ठीक है, तो ये इंटर स्टेट है। तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन क्या बोलती है? इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ पर्सन हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, तो उसके बीच में इंटर स्टेट है। अगर मान लीजिए सेम परमानेंट अकाउंट नंबर लेकिन इंटर स्टेट सप्लाई या स्टॉक ट्रांसफर है, तो वो टर्नओवर होगा। तो वो क्या होगा? टर्नओवर। ठीक है, तो इधर अपन लिखते हैं इंटर स्टेट अंडर सेम पेन। ठीक है, इंटर स्टेट अंडर सेम पेन इज व्हाट? एग्रीगेट टर्नओवर पार्ट to be computed on all India basis but excludes central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess। तो ये जो सेंट्रल टैक्स है इसको अपन क्या बोलेंगे? सीजीएसटी। ये आप लोग जानते हो क्या सीजीएसटी है? मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। एचजीएसटी स्टेट टैक्स मतलब एचजीएसटी, यूनियन टेरिटरी टैक्स मीन यूटीजीएसटी, इंटीग्रेटेड टैक्स मीन्स आईजीएसटी एंड सेस। तो इसको अपन एक टर्म यूज करते हैं जीएसटी फैमिली टैक्सेज।
जिससे कि अगर आगे जो अपनी पढ़ाई होगी वो इजी हो जाएगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, जीएसटी फैमिली टैक्सेस। जीएसटी फैमिली टैक्सेस में क्या क्या शामिल है, सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। इसको अपन, ये लीगल लैंग्वेज नहीं है, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, मतलब अपन की लाइफ सिंपल करने के लिए मैंने एक टर्म दिया है इसको, जीएसटी फैमिली टैक्सेस। तो जब भी मैं किसी लेक्चर में जीएसटी फैमिली टैक्सेस वर्ड यूज करूं तो आपको याद रखना है सीजीएसटी, एचजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड सेस। तो ये जीएसटी फैमिली टैक्सेस एक्सक्लूड होगा टर्नओवर में। तो एक्सक्लूजन क्या है, ये तो इंक्लूड है, ठीक है। तो एक्सक्लूजन क्या है, पहला एक्सक्लूजन जो हमने पहले छोड़ दिया था, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। नॉर्मली टैक्स पेमेंट कौन करता है इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जो सेलर होता है या जो सप्लायर होता है। जीएसटी में हम लोग टर्म यूज करते हैं सप्लायर, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था। लेकिन अभी सिंप्लिसिटी के लिए, क्योंकि हम लोग पहले चैप्टर में मैं वर्ड सेलर यूज कर रहा हूँ, बिकॉज यू पीपल आर फेमिलियर विद सेलर। आफ्टर चैप्टर 2 आई एम गोइंग टू शिफ्ट द टर्म टू सप्लायर। तो जो सेलर होता है वो बायर से पैसा कलेक्ट करता है टैक्स का भी। आप दुकानदार के पास जाते हो, कुछ आइटम खरीदते हो, तो वो टैक्स भी उसमें शामिल करके आपसे पैसा वसूल कर लेता है और वो टैक्स वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देता है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। ये सिंपल ट्रांजेक्शन है, मतलब नॉर्मल ट्रांजेक्शन। सिंपल ट्रांजेक्शन क्या है कि भैया जो सेलर है वो पैसा कलेक्ट करेगा बायर से और गवर्नमेंट टैक्स का पैसा कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट कर देगा। लेकिन अगर ये बर्डन में शिफ्ट कर दो कि भैया सेलर कलेक्ट नहीं करेगा, बायर को डायरेक्टली टैक्स डिपॉजिट करना है, तो नॉर्मली मान लीजिए आप कोई शॉपकीपर के पास जाते हो, आप 100 रुपीज का कोई आइटम बाई करते हो, उसके ऊपर जीएसटी मान लीजिए 12 रुपीज है, तो वो आपसे 112 कलेक्ट करेगा और ये 100 रुपीज वो रिटेन करेगा अपने पास, ठीक है। और 12 रुपीज कहां डिपॉजिट कर देगा, गवर्नमेंट ट्रेजरी में। तो इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर ये जो 12 रुपए है, ये रेसिपिएंट यानी जो बायर है, रेसिपिएंट अपन किसको बोलते हैं, बायर को। अभी सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता रहा हूँ, रेसिपिएंट इसको बोलते हैं, बायर को। बाद में अपन डिटेल में डेफिनेशन देखेंगे कि रेसिपिएंट है क्या, ठीक है। अगर ये मैं बर्डन बायर के ऊपर शिफ्ट कर दूं, बोलूं कि भैया टैक्स तेरे को सेलर को नहीं देना है, तेरे को डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना है, तो बायर क्या करेगा, 100 रुपीज इसको पे करेगा एंड 12 रुपीज ही इज डायरेक्टली गोइंग टू डिपॉजिट टू गवर्नमेंट ट्रेजरी। So this is reverse charge. This is called reverse charge. और जहां नॉर्मली सप्लायर या सेलर कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसा डिपॉजिट करता है टैक्स का, तो उसको अपन फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं। लेकिन अगर ये ऑब्लिगेशन अपन शिफ्ट कर देते हैं बायर के ऊपर, तो उसको अपन रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जब ये बायर टैक्स पे कर रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि भैया टैक्स हम लोग टर्नओवर के ऊपर पे करते हैं, तो पब्लिक क्या सोचती कि ये टर्नओवर का पार्ट हो गया। लेकिन जीएसटी में प्रोविजन है कि भैया रिवर्स चार्ज भी कुछ नोटिफाइड सप्लाईज के ऊपर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है, जहां सेलर आपसे पैसा कलेक्ट नहीं करेगा, रेसिपिएंट को डायरेक्टली डिपॉजिट करना। तो गवर्नमेंट ने कुछ सप्लाईज को नोटिफाइज किया है, तो नोटिफाई किया है, तो वो हम लोग चैप्टर 3 के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो उस मामले में बायर टैक्स तो पे कर रहा है, लेकिन वो टर्नओवर में शामिल नहीं होगा, क्योंकि वो उसकी परचेज है। वो अपनी परचेज के ऊपर टैक्स सप्लायर को नहीं पे करके, सेलर को नहीं पे करके डायरेक्टली गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट कर रहा है। तो इसलिए क्योंकि वो परचेजेज है, तो टर्नओवर का पार्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि भाई एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो आरसीएम, ठीक है, सप्लाईज विच आर सब्जेक्ट टू आरसीएम। इसके अलावा एक्सक्लूजन क्या है, जीएसटी फैमिली टैक्सेज। कौन कौन सा है जीएसटी फैमिली टैक्सेज, लिखते हैं चलो, सीजीएसटी, एचजीएसटी,
UTGST, फिर IGST एंड सेस। टैक्स को ऐसे भी टर्नओवर में शामिल नहीं किया जाता। अगर अकाउंटिंग कंसेप्ट आपको याद है, उसको अपन बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, लायबिलिटी में दिखाते हैं, करेक्ट। ये टर्नओवर का पार्ट नहीं होता। बैलेंस शीट देखना, कोई एनुअल रिपोर्ट देखना किसी कंपनी की, तो आपको दिखेगा कि वो टर्नओवर में शामिल नहीं है, तो इसलिए ये टर्नओवर में शामिल नहीं किया गया। तो एग्रीगेट टर्नओवर, taxable supplies, exempt supply means nil rate of tax, wholly exempt from tax and non taxable supply, plus export plus interstate under same pen। अगर ये सप्लाई जिसके अंदर शामिल है, जैसे आरसीएम अगर इसमें शामिल किया गया कहीं, तो आपको एक्सक्लूड करना है। अगर शामिल नहीं किया है तो एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। टैक्सेज अगर इनमें शामिल की गई है, मान लीजिए यहां ये शामिल की गई है, तो आपको माइनस करना है, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है। अगर वो शामिल नहीं किया हुआ, अगर इंक्लूड नहीं है तो आपको माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो ये एग्रीगेट टर्नओवर है एंड इट से टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। ऑल इंडिया बेसिस, आपको इंडिविजुअली महाराष्ट्र का अलग से कलेक्ट कैलकुलेट नहीं करना, एमपी का नहीं करना, राजस्थान का नहीं करना। तो बेसिकली आपको पैन वाइज ऑल इंडिया बेसिस जो आप एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मतलब आपको क्या करना है कि पैन इंडिया बेसिस पे, सेम पैन के अंदर इस बेसिस पे आपको टर्नओवर कैलकुलेट करना, उसको अपन एग्रीगेट टर्नओवर बोलेंगे, ठीक है। इसमें खास तौर पे बात याद ये रखनी है, इंटर स्टेट अंडर सेम पैन। तो महाराष्ट्र से एमपी को सप्लाई हुआ, एमपी से राजस्थान को स्टॉक ट्रांसफर किया, राजस्थान से महाराष्ट्र को स्टॉक ट्रांसफर किया, सेम कंपनी है, तो हम लोग सेल दिखाते हैं क्या अकाउंट्स में? नहीं दिखाते ना, स्टॉक ट्रांसफर है। तो आप इनवॉइस रेज करोगे क्या? एबीसी लिमिटेड ने, महाराष्ट्र ने मध्य प्रदेश एबीसी लिमिटेड को स्टॉक ट्रांसफर किया, तो वो उसका इनवॉइस रेज करता है क्या नॉर्मल अकाउंट्स में? नहीं करता ना, तो उसको सेल नहीं कंसीडर करते अपन। नॉर्मल अकाउंटिंग में इसको अपन स्टॉक ट्रांसफर बोलते, करेक्ट। इसलिए सेल्स इनवॉइस अपन रेज नहीं करते, तो वो टर्नओवर का पार्ट ऑब्वियसली नहीं है। लेकिन मैंने जैसा बोला कि जीएसटी में एक फिक्शन क्रिएट किया गया, अगर ये इंटर स्टेट है तो ये सेल सप्लाई है, इसीलिए इसको टर्नओवर में डाला गया। तो आपको ये कंसीडर करना है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर आपको ऑल इंडिया का टर्नओवर देखना है। तो नॉर्मली आप टैक्सेबल सप्लाई लोगे, एग्जाम सप्लाई लोगे, एक्सपोर्ट भी लोगे, आपको ये एडिशनल याद रखना है कि ये भी लेना है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं इसको अकाउंट्स के साथ अपन इंटरलिंक करें, तो जो भी आप पी एंड एल में टर्नओवर दिखाते हो, किस में दिखाते हो आप? पी एंड एल के अंदर पी एंड एल में जो टर्नओवर दिखाते हो प्लस इंटरस्टेट अंडर सेम पेन, क्योंकि ये आप अकाउंटिंग के अंदर इसको टर्नओवर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि आप इसको सेल कंसीडर नहीं करते, क्योंकि सेम कंपनी के अंदर स्टॉक ट्रांसफर हुआ है, तो हम लोग उसको टर्नओवर नहीं दिखाते। लेकिन जीएसटी के लिए इसको टर्नओवर माना जाएगा। तो पी एंड एल टर्नओवर प्लस इंटरस्टेट अंडर सेम पेन इज बेसिकली योर एग्रीगेट टर्नओवर। टैक्सेबल सप्लाई है, ठीक है, टर्नओवर के अंदर पी एंड एल के अंदर टैक्सेबल है नहीं है, आप टर्नओवर दिखाते हो। एग्जाम सप्लाई है, आपने सेल किया, ठीक है, सप्लाई की, मतलब जीएसटी में जैसा मैंने आपको बोला टर्म क्या है, टैक्सेबल इवेंट सप्लाई, तो मैं अभी तो सेलर वर्ड यूज कर रहा हूँ, सेल वर्ड यूज कर रहा हूँ। इसके बाद सप्लाई चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर 2 है, मैं शिफ्ट कर दूंगा टर्म को, सप्लाई करूंगा, सप्लायर सप्लाई। तो एग्जम्प्ट है, आपको मतलब नहीं है, आपके लिए तो टर्नओवर है, तो टर्नओवर में आप पी एंड एल में दिखाओगे। एक्सपोर्ट है, इंडिया में सेल किया या इंडिया के बाहर सेल किया, आप उसको टर्नओवर में दिखाओगे, करेक्ट। प्रोविजन ऑफ सर्विसेज है तो भी दिखाओगे, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो या एक्सपोर्ट हो। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी तो होता है, तो जीएसटी तो दोनों के ऊपर है, गुड्स या सर्विसेज या दोनों के ऊपर, ठीक है। तो पी एंड एल के टर्नओवर के अंदर आप शामिल करोगे, करेक्ट।
इंटरस्टेट अंडर सेम पेन, ये एक्स्ट्रा है। ये तीनों तो टैक्सेबल हो, एग्जम्प्ट हो या एक्सपोर्ट हो, आप टर्नओवर में ऐसे भी दिखाने वाले हो। ये एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा के लिए अपन ने एडजस्टमेंट कर लिया, इधर एक्स्ट्रा के लिए ये मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, करा ना? ठीक है। एक्सक्लूजन, आरसीएम, मैंने क्या बोला? परचेज है ये आपकी। परचेज आप टर्नओवर में लेके जाओगे कि पीएनएल में डेबिट मारोगे? पीएनएल में डेबिट मारोगे तो ऐसे भी वो अपने आप ही एक्सक्लूड हो गया, आपको एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जीएसटी फैमिली टैक्सेज, जीएसटी फैमिली टैक्सेज अगर आपने टर्नओवर में शामिल किया है तो आपको माइनस करना, नहीं तो नहीं करना। नॉर्मली अकाउंट्स के अंदर अपन जो टैक्सेज होते हैं वो बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, तो ऐसे भी वो पीएनएल से एक्सक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो पीएनएल टर्नओवर प्लस इंटरस्टेट सप्लाई अंडर सेम पेन, दिस इज नॉर्मल फार्मूला ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। Otherwise also you can easily memorize aggregate turnover is equal to taxable supplies, exempt supply, non taxable। exempt supply में आपको ध्यान रखना नॉन टैक्सेबल सप्लाई शामिल है, प्लस एक्सपोर्ट, प्लस इंपोर्टेंट ये नहीं भूलना इंटर स्टेट अंडर सेम पेन। एक्सक्लूजन इज आरसीएम सप्लाईज। ठीक है, रेसिपिएंट के लिए एक्सक्लूड होगी, सप्लायर के लिए एक्सक्लूड नहीं होगी। सप्लायर को तो ये शामिल करनी है, आरसीएम मतलब रेसिपिएंट के एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा। एंड जीएसटी फैमिली टैक्सेस। अब एक क्वेश्चन है, सर अगर एक्साइज ड्यूटी है तो, क्योंकि नॉन टैक्सेबल सप्लाई मैंने डिस्कस किया था, हमने सेशन 1 में देखा था। ठीक है, सेशन 1 में भी समझा, सेशन 2 में कि इट इज सब्जेक्ट टू स्टिल एक्साइज ड्यूटी वीएटी। तो ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई अपन टर्नओवर में शामिल कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड टैक्स का क्या होगा? टर्नओवर में शामिल होगा क्या? मतलब एक्साइज ड्यूटी वीएटी पे करनी पड़ेगी ना, तो वो टर्नओवर में शामिल होगा क्या? होगा। तो इसका भी आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एक्साइज ड्यूटी वीएटी कुछ है तो, अदर देन जीएसटी फैमिली टैक्सेस कुछ है तो वो टर्नओवर में शामिल होगा, क्योंकि एक्सक्लूजन क्या है? बट एक्सक्लूज सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंडिकेटेड टैक्स एंड सेस। इसके अलावा कोई टैक्स लेवी हुआ, जैसे म्युनिसिपैलिटी अभी भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगा सकती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो मान लीजिए अगर वो टैक्स लेवी हुआ है तो वो पार्ट ऑफ टर्नओवर होगा। एक्साइज ड्यूटी वीएटी वो आप एक्सक्लूड नहीं करोगे अदर देन जीएसटी फैमिली टैक्स। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर वेरी सिंपल डेफिनेशन, वेरी वेरी सिंपल डेफिनेशन। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, रिमेंबर एग्जाम सप्लाई इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई आल्सो, प्लस एक्सपोर्ट, प्लस इंटर स्टेट अंडर सेम पेन, एक्सक्लूजन आरसीएम रेसिपिएंट के लिए ये एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल नहीं होगा, प्लस जीएसटी फैमिली टैक्सेज आल्सो यू नीड टू एक्सक्लूड। तो ये दोनों आपको ऐड करके एक्सक्लूड करना। कब एक्सक्लूड करना? अगर ये इसमें शामिल है, अगर शामिल नहीं है तो पहले से वो एक्सक्लूड है। ओके, और इंटर स्टेट अंडर सेम पेन क्या है जो मैंने आपको समझा दिया। और सिंपल तरीके में पीएनएल टर्नओवर प्लस इंटर स्टेट सप्लाई अंडर सेम पेन, ये दूसरा तरीका है। ओके, प्लस एक्साइज ड्यूटी वीएटी एंटरटेनमेंट टैक्स इफ लेविड बाय द म्युनिसिपैलिटी। क्लियर? एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जाम सप्लाई? nil rated, wholly exempt and non taxable supply. What is non taxable supply? Which is not leviable to tax, means 5 petroleum product plus 5 petroleum product plus what? Alcoholic liquor for human consumption. Okay, तो ये हो गया एग्रीगेट टर्नओवर। हमेशा याद रखना है एग्रीगेट टर्नओवर अपन को ऑल इंडिया बेसिस पे देखना है, चाहे अलग अलग ब्रांचेज है। और मैंने आपको बोला कि भाई स्टेट वाइज जीएसटी के अंदर फिक्शन क्रिएट किया गया, इसको अलग अलग एंटिटी माना गया, लेकिन जब आप एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे तो फॉरगेट अबाउट दिस फिक्शन, यू नीड टू सी ऑल इंडिया बेसिस टर्नओवर। केवल ये ध्यान रखना है उसके अंदर कि आपको स्टॉक ट्रांसफर जो इनके बीच में स्टेट वाइज हुआ है, इंटर स्टेट, वो आपको कंसिडर करना है। ठीक है, अब एक दूसरी इससे डेफिनेशन देखते हैं, विच इज बेसिकली क्लोज 112। तो ये डेफिनेशन हम लोग पहले देख रहे हैं। क्लोज 112
of Section 2 of GST Act 2017. Turnover in state or turnover in union territory means the aggregate value of all taxable supplies, excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis, and exempt supply made within a state or union territory by a taxable person, export of goods or services or both, and interstate supplies of goods or services or both made from the state or union territory by the said taxable person, but excludes central tax, state tax, union territory tax, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। तो काफी आइडेंटिकल डेफिनेशन लग रही है ना, करेक्ट है कि नहीं आइडेंटिकल? अगेन लेट मी रीड इट आउट अगेन। मीन्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, चलो ये तो हमने भी देखा था, उसके अंदर भी है एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्स सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल बाय ए पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, इसके अंदर भी है एक्सक्लूजन, है ना सर? है ओके। एंड एग्जाम सप्लाईज मेड विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ये थोड़ा अलग हटके लगा क्योंकि ये एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में नहीं है। एग्जाम सप्लाई, उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ है। ये जो बीच में उन्होंने वर्ड डाला मेड विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय टैक्सेबल पर्सन, ये शामिल नहीं है एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में। फिर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, ये तो एग्रीगेट टर्नओवर में भी है। एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ मेड फ्रॉम द स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय द सेड टैक्सेबल पर्सन, ये इसमें थोड़ा सा गैप है क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ अंडर सेम पेन, यहां ये नहीं लिखा हुआ, बट एक्सक्लूड सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। तो ये ठीक है, ये भी है। तो ये दो गैप है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी मेड विद इन ए स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय ए टैक्सेबल पर्सन, और इंटरस्टेट सप्लाई उधर है लेकिन उधर अंडर सेम पेन लिखा हुआ, लेकिन यहां नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये दो गैप है। तो फिर एग्रीगेट टर्नओवर से अपन इसको कंपेयर करते हैं तो क्या समझ में आता है? बहुत सिंपल है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई। एबीसी लिमिटेड जो एक कंपनी है जिसका पैन नंबर ये है, ओके, उसके अलग अलग स्टेट में ब्रांचेज है, फैक्ट्री है, शॉप, आपको जो समझना है। इसको हमने क्या बोला था कि भैया एग्रीगेट टर्नओवर में आपको सबका देखना है और उसके अंदर जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ उसको एक्स्ट्रा आपको कंसिडर करना है। ठीक है, मैंने आपको यह भी बोला कि भाई जीएसटी में एक फिक्शन क्रिएट किया गया है, ये सेम एंटिटी है इनकम टैक्स के अंदर, कंपनी लॉ के अंदर, लेकिन जीएसटी में स्टेट वाइज इसको अलग एंटिटी माना गया। ओके, स्टेट वाइज इसको अलग एंटिटी कंसिडर किया गया है। तो इसको अलग एंटिटी कंसिडर तो किया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो ये ईच अलग एंटिटी अपन ने जो कंसीडर किया एमपी, इसका एमपी का अगर अपन ये सेम फार्मूला लिख दे, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट, यानी जिस एमपी ने ये सब किया, केवल एमपी की जो यूनिट है एबीसी लिमिटेड की उसने किया। इंटर स्टेट सप्लाई अंडर सेम पेन नहीं, किसी को भी उसने सप्लाई किया इंटर स्टेट, यानी अगर अपन एमपी को एक अलग यूनिट मान ले और वहां से जो भी टर्न सेल हो रही है, चाहे वो टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जाम्प्ट हो, या एक्सपोर्ट हो, या इंटर स्टेट, उसने थर्ड पार्टी को, उसने राजस्थान यूनिट को भेजा अपनी सेम कंपनी के अंदर जो दूसरी ब्रांच थी, या किसी थर्ड पार्टी को आउटसाइड द स्टेट उसने सेल किया। ठीक है, क्योंकि इसमें यह नहीं डिफाइन किया गया कि अंडर सेम पेन, तो उसने जो भी इंटर स्टेट सप्लाई की, चाहे वो अपनी जो सेम जो सिस्टर कंसर्न है, मतलब सिस्टर कंसर्न भी नहीं बोलेंगे इसको क्योंकि ये अलग अलग एंटिटी नहीं है, दूसरी ब्रांच को ट्रांसफर किया दूसरे राज्य के अंदर, दूसरे स्टेट के अंदर, तो वो भी इंटर स्टेट है। थर्ड पार्टी को किया तो वो भी इंटर स्टेट है। तो इस स्टेट से जो भी सप्लाई होती है, जो सेल होती है, चाहे वो टैक्सेबल हो, एग्जाम्प्ट हो, एक्सपोर्ट हो, या
इंटर स्टेट हो, चाहे अपनी दूसरी ब्रांच को भेजा हो या थर्ड पार्टी को दिया है, वो टर्नओवर इन ए स्टेट और यूटी होगा। एक्सक्लूजन सेम है, अगेन आरसीएम एंड जीएसटी फैमिली टैक्सेस। तो इस यूनिट ने जो किया वो टर्नओवर इन ए स्टेट और यूटी हो गया एमपी के अंदर, इसने टर्नओवर इन ए स्टेट और यूटी फॉर महाराष्ट्र, ऐसे राजस्थान के लिए। और एग्रीगेट टर्नओवर क्या है? फॉर एंटायर कंपनी। और एग्रीगेट टर्नओवर एंटायर कंपनी के लिए। और ये जो एक एक एंटिटी है, इनका जो टर्नओवर होगा वो क्या कहलाएगा? टर्नओवर इन स्टेट और यूटी। यही फर्क है। ओके, क्लियर? तो हमने दोनों डेफिनेशन देख ली और आपको ये मेमोराइज करनी है। आप चाहिए तो ये चार्ट लिख सकते हैं अपनी बुक के अंदर, बाकी ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई तो काफ़ी इजी है ये, ठीक है। और याद रखना ये थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं वापस लिख देता हूँ। ये एक्चुअल मैंने जो हाइलाइटर है वो गलत यूज कर लिया था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पी एंड एल टर्नओवर प्लस इंटरस्टेट सप्लाई अंडर सेम पेन, प्लस अगर एक्साइज ड्यूटी वीएटी यानी अदर देन जीएसटी फैमिली टैक्सेस, तो आपको टर्नओवर में शामिल करना एक्साइज ड्यूटी वीएटी या फिर म्यूनसिपैलिटी जो एंटरटेनमेंट टैक्स लगाएगी। अगर ये आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट रह जाता है, इमीडिएटली आस्क मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप। हालांकि इजी है, समझ में आ गया होगा, मैंने डिटेल में ही आपको एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है, क्योंकि सबका इंटेलेक्चुअल लेवल सेम नहीं होता, काफ़ी बार क्या होता है कोई पॉइंट किसी के दिमाग में अलग से आ जाता है, तो कोई बात नहीं, यू कैन आस्क मी इन टेलीग्राम ग्रुप इमीडिएटली। ओके, सो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अपनी कंप्लीट हो जाती है। क्लॉज 7 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट 2017, agriculturist means an individual or a Hindu undivided family who undertakes cultivation of land by own labor or by the labor of family or by servant on wages payable in cash or kind or by hired labor under personal supervision or the personal supervision of any member of the family. Agriculturist means an individual or HUF. रिमेंबर, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब केवल इंडिविजुअल या HUF, यानी कोई कंपनी फार्मिंग करती है या कोई पार्टनरशिप फर्म, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अंडर जीएसटी लॉ। तो ओनली इंडिविजुअल और HUF हु अंडरटेक कल्टीवेशन ऑफ लैंड। तो कल्टीवेशन ऑफ लैंड है, जो पर्सन है वो इंडिविजुअल है, HUF है, या तो वो जो कल्टीवेशन ऑफ लैंड है या तो वो खुद कर रहा है ऑन लेबर, या किसी वो लेबर फैमिली को हायर करता है, उसका वेजेज वो केस में भी दे सकता है, या ऐसा भी बोल सकता है कि भैया इतनी फसल होगी तो इतने में से 50% हिस्सा तेरा, लेकिन कल्टीवेशन तेरे को करना पड़ेगा, लैंड मेरी, कल्टीवेशन तेरे को करना पड़ेगा, 50% हिस्सा तू लेके जाना। या बोलता भाई डेली बेसिस पे मैं तेरे को 100 रुपए दूंगा दिन की दिहाड़ी। तो दोनों ही हो सकता है। इंपॉर्टेंट क्या है? कल्टीवेशन ऑफ लैंड है, HUF है या इंडिविजुअल है, खुद ने किया हो या किसी लेबर के थ्रू करवाया हो और उस लेबर को वेजेस पे किया हो इन मनी और काइंड, कि भैया ये तू लेके जाना, तो वो एग्रीकल्चरिस्ट है। ठीक है। अब हो सकता है इसमें कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि लैंड की ओनरशिप इस इंडिविजुअल के पास या HUF के पास होनी चाहिए। तो हो सकता है वो किराए पे ले, लीज पे ले और फिर किसी और को दे दे, तो भी वो एग्रीकल्चरिस्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी डेफिनेशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये लैंड का मालिक वो ही होना चाहिए। तो किराए पे लेके अगर कल्टीवेट करता है तो भी वो एग्रीकल्चरिस्ट हो सकता है, या किसी और से करवाता है तो भी वो एग्रीकल्चरिस्ट हो सकता है। लेकिन रिमेंबर, अगर आईटीसी जानते हो ना, आशीर्वाद आटा है सब, वो
लैंड पे कंट्रीब्यूशन करती है तो वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं हो सकती, बिकॉज आईटीसी इज ए कंपनी, आईटीसी इज नॉट इंडिविजुअल और एचयूएफ। क्लोज 8 of section 2 of CGST Act 2017, appellate authority. Appellate authority means an authority appointed or authorized to hear appeals as referred to in section 107. Appellate authority, एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया, यू आर अनहैप्पी विद दैट ऑर्डर। एजुकेटिंग अथॉरिटी की हमने डेफिनेशन पहले देखी थी ना, यू आर अनहैप्पी विद द ऑर्डर, सो देर आर लेवल ऑफ अपील इन जीएसटी। जो पहला लेवल है अपील का, जिसके बाद टैक्स पेयर जा सकता है, ही इज अनहैप्पी विद द ऑर्डर ऑफ एजुकेटिंग अथॉरिटी, द फर्स्ट लेवल इज अपीलेट अथॉरिटी, सेकेंड लेवल इज अपीलेट ट्रिब्यूनल, देन हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो ये 4 लेवल है जो हम लोग अपील के चैप्टर में देखेंगे बाद में, चैप्टर आई रिमेंबर 22, ओके, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो अपीलेट अथॉरिटी जिसको अपॉइंट किया गया है टू हियर द अपील अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 107, वो अपीलेट अथॉरिटी बेसिकली फर्स्ट लेवल ऑफ अपील। देन क्लोज 9 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, appellate tribunal means the goods and service tax appellate tribunal constituted under section 109। तो बहुत सिंपल, appellate tribunal जिसका कॉन्स्टिट्यूशन अंडर सेक्शन 109 ऑफ सीजीएसटी एक्ट हुआ है वो appellate tribunal है, ओके। क्लोज 11 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, assessment, assessment means determination of tax liability under this act and includes self assessment, reassessment, provisional assessment, summary assessment and batch judgment assessment। assessment means determination of tax liability under this act। तो टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करना असेसमेंट कहलाता है, ओके। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, टैक्स लाइबिलिटी को डिटरमाइन करना असेसमेंट करवाता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि भाई डिटरमाइन कौन करेगा, टैक्स पेयर खुद या असेसिंग ऑफिसर जो डिपार्टमेंट का ऑफिसर होता है। तो ये क्लियर है डेफिनेशन के अंदर, सेल्फ असेसमेंट यानी टैक्स पेयर खुद डिटरमाइन करता है तो भी वो असेसमेंट कहलाएगा, इसके अलावा ऑफिसर करता है तो वो भी असेसमेंट ही कराएगा। तो डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर दिस एक्ट सीजीएसटी एक्ट इज असेसमेंट एंड इट इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड द बैच जजमेंट असेसमेंट। Clause 12 of Section 2 of CGST Act 2017, Associated Enterprises. Associated enterprises shall have the same meaning as assigned to it in Section 92A of the Income Tax Act 1961। तो यहाँ एसोसिएट एंटरप्राइज की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, जो इनकम टैक्स में डेफिनेशन है यहाँ उसी को रेफर किया जा रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इनकम टैक्स एक्ट में एसोसिएट एंटरप्राइज लाइक सब्सिडरी, होल्डिंग कंपनी, फेलो सब्सिडी, ऑल दीज आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज। क्लोज 16 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, board. Board means the Central Board of Indirect Taxes and Custom constituted under the Central Board of Revenue Act 1963। तो जहां कहीं भी हम लोग बोर्ड वर्ड देखेंगे आईडीटी के अंदर, उसका मतलब है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। बेसिकली सीबीआईसी टेक केयर ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेज लाइक जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ओके, एंड कस्टम आल्सो। वीएटी के लिए ये बोर्ड नहीं है क्योंकि वीएटी इज बेसिकली स्टेट वाइज टैक्स। Now before moving to another definition which is very important, let's take a short break. Thank you very much. Bye bye.